नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज की हर एक बड़ी खबर पर स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं आज की 3 बड़ी खबरों के साथ और 3 तस्वीरों के जरिए आप समझेंगे कि आज किस तरह से सियासी घमासान छिड़ा रहा। पश्चिम बंगाल के बोलपुर में 20 दिसंबर को अमित शाह की रैली थी, तो आज वहीं पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपना दम दिखाया है। ममता बनर्जी ने बोलपुर में 5 किलोमीटर की पदयात्रा की और फिर रैली को संबोधित किया। वहीं दूसरी तस्वीर, बिहार में सत्ता से दूर बैठी आरजेडी नीतीश कुमार को ऑफर दे रही है कि वो तेजस्वी यादव को सूबे का मुख्यमंत्री बनाए और खुद विपक्ष के नेता बन जाएं, 2024 में प्रधानमंत्री बने। वहीं महाराष्ट्र में संजय राउत की पत्नी को ईडी के समन को लेकर भी सियासत गर्मा गई है। हालांकि राउत की पत्नी उषा राउत आज ईडी के सामने पेश नहीं हुई है। ये 3 सियासी आज की बड़ी खबरें आपने जान ली, लेकिन सबसे पहले लेकर चलते हैं आपको पश्चिम बंगाल, जहां के बोलपुर में ममता बनर्जी ने 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा की और वहां पर सीधे सीधे बीजेपी को निशाने पर लिया। ममता दीदी तो यहां तक बोल गई कि 294 का ख्वाब छोड़िए, पहले 30 सीटें ही बीजेपी जीत कर दिखा दे। চারিদিকে পরিবর্তন বুঝলো মানুষ তা, ওগো চারিদিকে পরিবর্তন বুঝলো মানুষ তা, তিনি মমতা যিনি উন্নয়নের কান্ডারি, তিনি মমতা। ये ममता बनर्जी का हल्ला बोल है, ये ममता बनर्जी का शक्ति प्रदर्शन है। बंगाल की धरती पर ये बीजेपी को ममता बनर्जी का जवाब है। पश्चिम बंगाल में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए जो सियासी अखाड़ा सजा है, उसमें आज ममता बनर्जी दल बल के साथ उतरी और अपनी ताकत का बाकायदा प्रदर्शन किया। वीरभूम के बोलपुर में ममता बनर्जी ने आज 5 किलोमीटर लंबी पदयात्रा निकाली। ममता बनर्जी के पीछे हजारों का हुजूम चल रहा था। टीएमसी कार्यकर्ता तिरंगे के रंग वाले गुब्बारे हाथों में लिए हुए थे। यही वो रास्ता है जो पिछले कुछ दिन पहले जहां पे गृह मंत्री अमित शाह ने एक रोड शो किया था, और आज बारी है मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का। आप देख सकते हैं किस तरह का भीड़ आज उमड़ के यहाँ पे आया है, और तृणमूल की ओर से ये दावा किया जा रहा है कि अमित शाह के रैली में जिस तरह का भीड़ देखने को मिला था, उससे दुगनी भीड़ आज तृणमूल कांग्रेस जुटाएगी। और वही चैलेंज के साथ आज तृणमूल कांग्रेस रास्ते में है, ममता बनर्जी खुद रास्ते में है, ये एक संदेश देने के लिए। और ये एक महत्वपूर्ण रैली माना जा रहा है, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस चाहती है बीजेपी को बार बार दरकिनार करते हुए, टारगेट करते हुए कि बीजेपी एक बाहरी पार्टी है जिसको बंगाल की संस्कृति के बारे में कुछ पता नहीं है। इसी जगह आज से 9 दिन पहले 20 दिसंबर को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था। उसके जवाब में ममता बनर्जी की आज की पदयात्रा में टीएमसी ने पूरी ताकत झोंक दी थी। ममता की इस पदयात्रा में नारेबाजी चल रही थी। सड़क के दोनों तरफ लोगों का जमावड़ा था। काफी लोग, काफी भारी तादाद में लोग यहाँ पे जुड़ गए हैं। जो रैली ममता बनर्जी खुद लीड कर रही है उसमें तो भीड़ है ही, लेकिन आप देख सकते हैं रास्ते के दोनों तरफ किस तरह से लोग जुड़ गए हैं। यहाँ पे जो बोलपुर के निवासी हैं, जो यहाँ पे रहते हैं, वो भारी तादाद में आके यहाँ पे ममता बनर्जी को देखने के लिए एक दफा काफी हद तक वेट कर रहे हैं। 2-3 घंटे से ये लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं। सिक्योरिटी का पुख्ता इंतजाम किया गया है, और जिसे कहा जा सकता है इंग्लिश में जिसे कहते हैं शो ऑफ स्ट्रेंथ, एक शक्ति प्रदर्शन है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस का। और उसके साथ साथ ये बोलपुर है, शांति निकेतन है, विश्व भारती यूनिवर्सिटी है, गुरुदेव का खुद का जगह है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले विश्व भारती यूनिवर्सिटी गए थे गृह मंत्री अमित शाह, और आज अगर आप देखें तो चारों ओर यहाँ पे गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की जो फोटो है, फ्लेक्स है, वो लगाया गया है। ममता बनर्जी के इस पूरे रोड शो और रैली की थीम में बांग्ला कल्चर का बोलबाला था, जिसकी छाप हर जगह दिखाई दे रही थी। पदयात्रा में रविंद्र संगीत की धुन बज रही थी, साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों की अद्भुत छटा बिखरी हुई थी।
मजे की बात ये रही कि ममता बनर्जी की इस पदयात्रा में वो बाउल गायक वासुदेव भी नजर आए, जिनके घर जाकर अमित शाह ने भोजन किया था। देख सकते हैं सुबह से यहाँ पे जो कीर्तन गाना गाने वाले जो बाउल संप्रदाय के लोग हैं, ढाकी है, सब को लाया गया है और एक उत्सव जैसे माहौल बनाने की कोशिश हुई है। आप देख सकते हैं ऊपर तृणमूल का फ्लैग और फेस्टून लगाया गया है। बड़े पैमाने में यहाँ पे पुलिस फोर्स भी लाई गई। आज के दीदी डाके আমরা সব বাউলরা সাড়া দিয়েছি। দিদিকে আমরা ভালোবাসি এবং ভালোবাসবো। আমি তো গিয়েছি ঈদ মাজারে রাখবো, দিদিকে ছেড়ে দেবো না। তা আমরা সবাই আছি দিদির সঙ্গে। ঈদ মাজারে রাখবো এই গানটা তো আপনি অমিত শাহকেও শুনিয়েছিলেন, তখন কি কথা হয়েছিল, কি হলো সেদিনকে? অমিত শাহর সঙ্গে দেখা হলো, আনন্দ হলো, খাওয়া দাওয়া হলো। ममता बनर्जी की ये पदयात्रा दोपहर 1 बजे बोलपुर लॉज मोड़ से शुरू हुई और 5 किलोमीटर दूर जाम्बुरी मोड़ पर खत्म हुई, जहां ममता बनर्जी ने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर की मूर्ति पर फूल चढ़ाए। उसके बाद ममता स्टेज पर पहुंची और अपने ही अंदाज में मोदी सरकार पर बरस पड़ी। আর মানুষে মানুষের দাঙ্গা লাগিয়ে দাও। আমাদের মিছিলে দেখুন কত মানুষ, লক্ষ লক্ষ, কটা মাত্র ফ্ল্যাগ, আর ওদের দেখবেন 10টা লোক তো 5000 ফ্ল্যাগ, আর এই ফ্ল্যাগটা বহন করে কারা? এজেন্সি লোকেরা। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में जो अहम बातें की उन्हें आप ऐसे समझ सकते हैं। ममता ने कहा कि जो लोग महात्मा गांधी का सम्मान नहीं करते वो सोनार बांग्ला बनाने की बात करते हैं। टीएमसी के कुछ विधायकों के बीजेपी में जाने पर ममता ने कहा कि कुछ विधायकों के पार्टी छोड़ने से फर्क नहीं पड़ता, जनता हमारे साथ है। ममता ने यहां बीजेपी को चैलेंज देते हुए कहा कि पहले बीजेपी बंगाल में 30 सीटें जीत कर दिखाए और बाद में 294 का सपना देखे। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लुक पर भी कमेंट किया तो बीजेपी पर आरोपों की बारिश कर दी। ममता बनर्जी की ये पदयात्रा अमित शाह की रैली का जवाब थी, लेकिन ममता के इस शक्ति प्रदर्शन ने ये साबित कर दिया कि चुनाव नजदीक आते आते बीजेपी और टीएमसी की ये जंग अभी और तेज होने वाली है। इंद्रजीत कुंडू, बोलपुर, आज तक। पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर नंदीग्राम में आज हमला हो गया, जिसको लेकर बीजेपी सीधे सीधे टीएमसी पर आरोप लगा रही है कि हमला टीएमसी के कार्यकर्ताओं की ओर से ही किया गया है। वहीं दूसरी तरफ नड्डा के काफिले पर हमले के मामले में जिस अधिकारी पर गाज गिराने की बात बीजेपी कर रही थी, अब टीएमसी ने यानी कि पश्चिम बंगाल की सरकार ने कर दिया है उस अधिकारी का प्रमोशन, जिसको लेकर लगातार बीजेपी टीएमसी पर निशाना साध रही है। पश्चिम बंगाल में ये सियासी नफरत की आग है, जिसमें झुलस गया नंदीग्राम। टीएमसी छोड़ बीजेपी में आए शुभेंदु अधिकारी की रैली से पहले ही नंदीग्राम में टीएमसी और बीजेपी के कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। शुभेंदु अधिकारी के समर्थक जब रैली स्थल की ओर जा रहे थे, तभी उनके काफिले में शामिल बसों में तोड़फोड़ शुरू हो गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर टायरों में आग लगा दी। जवाब में बीजेपी कार्यकर्ता भी उनसे भिड़ गए। जब से शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी छोड़कर बीजेपी का दामन थामा है, तब से टीएमसी समर्थक उन पर आग बबूला है। क्योंकि पहले शुभेंदु अधिकारी ने पार्टी छोड़ी और उसके बाद अब टीएमसी के कई विधायक और नेता भी उनके साथ ही बीजेपी में आ गए। इसको लेकर टीएमसी कार्यकर्ता खफा है। आज नंदीग्राम में शुभेंदु के काफिले पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने धावा बोल दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और किसी तरह हालात पर काबू पाया गया। इस हमले में बीजेपी के 10-12 लोग घायल हो गए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प कोई नई बात नहीं है। यहाँ तक कि पिछले 10 दिसंबर को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर भी डायमंड हार्बर में हमला हुआ था। बुलेट प्रूफ शीशा होने की वजह से हमले में चोटिल होने से बाल बाल बच गए थे, लेकिन उसी काफिले में शामिल कैलाश विजयवर्गीय के हाथ में चोटें आई थी। जब मैं जंगल राज कहता हूं तो मैं ऐसे ही नहीं कहता हूं। आप देखिए हमारे
कैलाश विजयवर्गीय जी, आप देखिए हमारे राहुल सिन्हा, आप इनकी गाड़ियों को देखिए। मैं तो आज इसलिए सुरक्षित हूं क्योंकि मेरे पास बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, अन्यथा किसी कोई गाड़ी नहीं छूटी जिस पर अटैक नहीं हुआ है। यह गुंडा राज जो हमने देखने को मिला है, इसको नस्तो नाबूद करना है। इस मामले में गृह मंत्रालय ने 3 आईपीएस अफसरों को समन जारी किया था। इन अफसरों को गृह मंत्रालय ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर दिल्ली तलब किया था, लेकिन ममता सरकार ने इन अफसरों को रिलीज करने से इनकार कर दिया था। और अब जरा सियासत का तकाजा देखिए। जिन अफसरों को गृह मंत्रालय ने समन जारी किया था, उनमें से एक अफसर राजीव मिश्रा को ममता बनर्जी ने प्रमोशन दे दिया। जी हां, पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने दक्षिण बंगाल के आईजी पुलिस राजीव मिश्रा को प्रमोशन देकर एडीजी बना दिया है। राजीव मिश्रा उन 3 पुलिस अफसरों में शामिल हैं जिन्हें नड्डा के कार काफिले पर हमले के मामले में गृह मंत्रालय ने दिल्ली तलब किया था। राजीव मिश्रा के अलावा केंद्र का समन पाने वाले डायमंड हार्बर के एसपी भोलानाथ पांडे को होमगार्ड में इसी पद पर ट्रांसफर किया गया है। इन दोनों अफसरों पर 10 दिसंबर को जेपी नड्डा की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले में हमले के बाद केंद्र सरकार ने 3 आईपीएस अधिकारियों को बंगाल से केंद्र में बुलाया था, लेकिन राज्य सरकार ने मना कर दिया और अब आलम ये है कि उन अधिकारियों को प्रमोशन भी दे दिया गया है। जहां एक ओर टीएमसी बनाम बीजेपी जारी है, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र बनाम राज्य भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। इस घटनाक्रम के बाद बीजेपी ने फिर से ममता सरकार पर हमला बोल दिया। এখন এটা কেন্দ্র সরকার রাজ্য সরকারের সঙ্গে টানাটানি চলছে, প্রশাসনিক ব্যাপার। আমার তো মনে হয় কেন্দ্র সরকার যখন পাঠিয়েছে, ডেপুটেশনে ডেকেছে, ওদেরকে যেতে হবে। আজ হোক কাল হোক যেতেই হবে। আর সেই জন্য রাজ্য সরকার যদি মনে করে তাকে ট্রান্সফার করে দিলাম, প্রমোশন করে দিলাম, তার হাত থেকে বেঁচে আমার সম্ভব নয়। पश्चिम बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच सियासी पारा चढ़ा हुआ है। जोड़ तोड़ और होड़ की राजनीति हिंसा के रास्ते पर भी चल चुकी है। जिस तरह से ममता बनर्जी सरकार ने जेपी नड्डा के काफिले में हुए हमले में दागी अफसर को प्रमोशन दिया है, उससे साफ है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में साम, दाम, दंड और भेद ये चारों नीतियां जमकर अपनाई जाएंगी। कोलकाता में मनोज्ञा लोईवाल के साथ तापस घोष, नंदीग्राम, आज तक। पश्चिम बंगाल से अब आपको लेकर चलते हैं बिहार। अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जब से जेडीयू के 6 विधायकों को तोड़ा है, तब से सियासी पारा जेडीयू का गर्म है बिहार में, और इसी वजह से जेडीयू की नाराजगी बार बार निकलकर सामने आ रही है। मौके की नजाकत का फायदा उठाते हुए आरजेडी ने जेडीयू के सामने चारा फेंक दिया। ये कहा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बना दें और 2024 के लिए हम उनका समर्थन कर देंगे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के तौर पर। यह रिपोर्ट देखिए। आप तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए, उसको तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनने में अपनी भूमिका निभाइए, और आप विपक्ष के नेता के रूप में दिल्ली का, केंद्र का राजनीति करिए। केंद्र की राजनीति क्या मतलब 24 में पीएम पद का उम्मीदवार आप लोग बनाएंगे? विपक्ष के नेता बनेंगे तो उससे अलग रहेगा क्या? अरे पहले छोड़ के हमें सारी बातें होगी। मतलब पीएम कैंडिडेट बनाएंगे। नीतीश कुमार में क्षमता है, योग्यता है, सब होगा। आवे तो ये ऑफर है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए। ऑफर आया है आरजेडी की तरफ से। ऑफर में जो बातें कही गई हैं और जो छिपी हुई हैं, उन्हें हम आपको समझा रहे हैं। आरजेडी का ऑफर है कि नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री का पद छोड़े और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। नीतीश महागठबंधन में शामिल होकर विपक्ष के नेता बने। सब ठीक रहे तो 2024 में नीतीश प्रधानमंत्री भी बने। सियासत में कुछ बातें कही जाती हैं और कुछ अनकही होती हैं, उनके मायने समझे जाते हैं। सियासत के पुराने खिलाड़ी और आरजेडी नेता उदय नारायण चौधरी इसे कैसे समझा रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। कितना दिन और मुख्यमंत्री रहेंगे? इस 16वां साल उनका चल रहा है, अब मुख्यमंत्री कितना दिन रहेंगे? और इस तरह से रहने का क्या मतलब है? आपने ऑफर दिया है, बात हुई है नीतीश कुमार जी से कुछ? भाई मैं तो बता ही रहा हूं, ये बात नहीं हो रही कि आपको बोल रहा हूं। ऐसे ही ना बात बनती है, राजनीति में कैसे बनती है बात। इसलिए अब उनके विवेक के ऊपर है क्या निर्णय लेंगे।
लेकिन पुनः हम कहते हैं उनसे कि आप आइए और महागठबंधन के हाथ को मजबूत कीजिए, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाइए और स्वयं भी दिल्ली का राजनीति करके विपक्ष का नेता बनिए। अगर एक लाइन में आरजेडी का नीतीश को ऑफर बताएं तो ये है कि नीतीश तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाए। बदले में महागठबंधन उन्हें 2024 में प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएगी। आरजेडी के इस ऑफर की जरा टाइमिंग देखिए। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश में बीजेपी ने जेडीयू के 6 विधायकों को अपने पाले में कर लिया है। जेडीयू ने इसे बदले की कार्रवाई बताते हुए दूसरे राज्यों में अपने बलबूते चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो पा रहा है। नीतीश कुमार ने साफ कह दिया है कि मंत्रिमंडल विस्तार न होने की जिम्मेदार बीजेपी है। जो परिस्थिति है, इस परिस्थिति में आपके 6 विधायक को तोड़ करके अरुणाचल से लेकर चली गई भाजपा, जबकि भाजपा की सरकार वहां स्मूथली चल रही थी, कोई रोक टोक नहीं है वहां, और ये भी उसके समर्थन में थे जेडीयू के लोग, लेकिन फिर भी इनको तोड़ करके अपनी पार्टी में मिला लिया। इसका मतलब ये है कि इनको मुख्यमंत्री जरूर बिहार में बनाया है, लेकिन पूरे सरकार पर लगाम भाजपा रखना चाहती है बिहार में, और यही कारण है कि भाजपा ने स्पीकर का पद ले लिया मुख्यमंत्री से, नीतीश कुमार से। अब एक्सटेंशन नहीं हो पा रहा है। आरजेडी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारा है। आरजेडी बीजेपी और जेडीयू में हुए मनमुटाव का फायदा उठाने की फिराक में है और नीतीश को लगातार उकसा रही है। एक बार आपको राष्ट्रीय जनता दल ने मुख्यमंत्री बनाने का काम किया विश्वास करके, और इस बार आप एनडीए से मुक्ति लीजिए, मोह भंग कीजिए, नहीं तो इस बार आपको मिट्टी में मिला देंगे एनडीए के लोग। अरुणाचल प्रदेश में हुए घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और जेडीयू में कड़वाहट साफ नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जेडीयू के नए अध्यक्ष आरसीपी सिंह इस मामले पर अपनी नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। फिर भी जेडीयू आरजेडी के इस ऑफर को सत्ता से जुड़ी उनकी आकांक्षा बता रही है। तेजस्वी यादव। उधर महाराष्ट्र की सियासत में ईडी की एंट्री ने सियासी भूचाल ला दिया है। बीजेपी शिवसेना के बीच जुबानी जंग लगातार तीखी होती जा रही है। आज ईडी के सामने संजय राउत की पत्नी उषा राउत को पेश होना था, लेकिन उन्होंने अभी और वक्त मांगा है। वहीं दूसरी तरफ संजय राउत, जो बीजेपी पर कल बहुत ज्यादा भड़क रहे थे, आज उनके तेवर थोड़े नरम दिखे। मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैंने खर्चाना नोटिस लिया है, मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ। देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। पहले दिखाए सख्त तेवर, अब नरम पड़े संजय राउत के तेवर। कल बीजेपी पर जमकर भड़के शिवसेना सांसद। देखिए, आप मुझसे पंगा मत लेना, आप मुझसे पंगा मत लेना, मैं देखता हूँ। मैं नंगा आदमी हूँ, मैं शिवसैनिक हूँ बाला साहब ठाकरे का। आज जांच में सहयोग की कही बात। शिवसेना सांसद संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को मिले ईडी के नोटिस ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया। संजय राउत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के ऊपर जमकर भड़ास निकाली, तो आज जांच में सहयोग की बात कही। संजय राउत की पत्नी आज जो बुलाया गया था, आप लोगों ने वक्त मांगा है? डेफिनेटली हमने वक्त मांगा है। सर, कब तक का वक्त मांगा है? 2-4 दिन का वक्त मांग लेंगे हम, ऐसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जी जी, हमारे पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है जी। जो भी है हमारे पास, उसका पूरा ब्यौरा हमने एफिडेविट में दिया है पार्लियामेंट के। संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत पेशे से शिक्षिका हैं, वहीं 3 फर्म में डायरेक्टर भी हैं। वर्षा राउत को ये नोटिस पीएमसी बैंक घोटाले के संबंध में भेजा गया है, जिसकी जांच ईडी कर रही है। ये मामला वर्षा राउत के जरिए माधुरी प्रवीण राउत से लिए गए 55 लाख रुपए के एक लोन से जुड़ा हुआ है। ये वर्षा राउत को तीसरा समन था। इससे पहले भी 2 समन भेजे जा चुके हैं, जिसमें वो नहीं पहुंची थी। दोनों बार वर्षा राउत की ओर से कोरोना को वजह बताया गया था। तीसरे नोटिस पर न जाने पर वर्षा के खिलाफ ईडी एक्शन ले सकती है। हालांकि संजय राउत इस पूरे मामले को बीजेपी की सियासत बता रहे हैं। यही वजह है कि नोटिस की तारीख से ठीक 1 दिन पहले संजय राउत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर जमकर भड़ास निकाली। बात अब मौसम के मिजाज की। मौसम जिस तरह से टॉर्चर कर रहा है, 2020 जा रहा है, लेकिन जाते जाते सर्दी वाला कहर ढा रहा है।
पहाड़ों पर बर्फिस्तान जैसी स्थिति है तो रेगिस्तान में भी चारों तरफ बर्फ ही बर्फ दिखाई दे रहा है। हिंदुस्तान के पहाड़ बन गए बर्फिस्तान। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर में भयंकर बर्फबारी। अब तो रेगिस्तान में भी जम गई है बर्फ। पानी जम गया, फसलें जम गई और जम गई जिंदगी। दो 2020 के जाते जाते बर्फबारी और ठंड का कोहराम। खून जमाने वाली सर्दी में कटेंगे आने वाले दिन। बात करेंगे पहाड़ों की, जहां पर एक तरफ जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हर जगह बेहिसाब बर्फबारी हो रही है। कई जगहों पर तो हालात ऐसे हो गए हैं कि पारा माइनस के नीचे जा चुका है और वहां पर लोग इस सर्दी के बीच ठिठुरने को मजबूर हैं। ये हिमाचल प्रदेश के डलहौजी की तस्वीरें हैं। पहली नजर में देखने में लगता है ये बर्फिस्तान की तस्वीरें हैं। सब कुछ बर्फ में दबा ढका हुआ नजर आ रहा है। कारों पर इतनी बर्फ है कि दिखाई भी नहीं पड़ रही है। डलहौजी के इस टूरिस्ट स्पॉट को देखिए, पूरा इलाका ही बर्फिस्तान में बदल चुका है। कारों पर बर्फ है, पेड़ों पर बर्फ है, होटल भी बर्फ में दब गए हैं। और ये देखिए, स्कूटर और मोटरसाइकिलों ने जैसे बर्फ की समाधि ले ली है। ऊंचाई से ली गई होटल की इस तस्वीर में सब कुछ सफेद ही सफेद नजर आ रहा है। लगातार बर्फ पड़ रही है और टेम्परेचर काफी इससे काफी गिर गया है और यहाँ पर अब इस वक्त तक 1.5 से 2 फुट तक बर्फ पड़ चुकी है। डलहौजी में बर्फ गिरी तो सब कुछ बर्फ में जैसे दफन हो गया। कारों पर बर्फ की मोटी मोटी परत ही जम गई। इस तस्वीर को भी देखिए, कैसे एक शख्स वाइपर से कार पर जमी बर्फ हटा रहा है। डलहौजी में पारा माइनस में चला गया है। यहाँ का नजारा ऐसा है कि जैसे स्विट्जरलैंड में आ गए हों। डलहौजी में करीब 4 फीट बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी में टूरिस्टों को मजा तो आ रहा है, लेकिन संकट भी खड़ा हो गया है। टूरिस्टों की कारें जहां थीं वहीं जम गई हैं। रास्तों पर भी बर्फ ही बर्फ बिछी है, यानी तमाम टूरिस्ट फंस गए हैं। स्नोफॉल अच्छा हुआ है, लेकिन बस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत क्लाइमेट भी बहुत अभी पैक्ड है, लेकिन बहुत मजा आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं। बस एक ही चिंता सता रही है कि अभी गाड़ी कैसे निकलेगी। और ये है पहाड़ों की रानी कहे जाने वाले शिमला की तस्वीरें। सब कुछ बर्फ में दबा ढका नजर आ रहा है। पेड़, पहाड़, होटल, रास्ते, कारें, बर्फ ने सब कुछ अपनी आगोश में ले लिया है। शिमला की फिजा ही बदली हुई है। स्नोफॉल हो रहा है और सफेद वादियों में तिरंगा लहरा रहा है। टूरिस्टों के लिए तो जैसे चांदी हो गई है। लोग बर्फ से खेल रहे हैं। मजे कर रहे हैं पूरी फैमिली के साथ और यहाँ पर बहुत ही ज्यादा अच्छा न्यू एक्सपीरियंस है। पहली बार हमने बर्फबारी देखी। पूरा बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि हमें बर्फ स्नोफॉल देखने को मिलेगी। हमने लाइफ में पहली बार देखी है ये सब। हमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हो रहा है। शिमला में रास्तों पर इतनी बर्फ जम गई है
कि जेसीबी से हटानी पड़ रही है। शिमला में सीजन की ये पहली बर्फबारी हुई है। अचानक मौसम बदला और आसमान से बर्फ गिरने लगी, लेकिन बर्फबारी की मार से ऊपरी शिमला का संपर्क देश और दुनिया से कट चुका है। जो जहां है वहीं रह गया है। शिमला शहर के कई इलाकों में बिजली भी गुल है। और तो और हिमाचल प्रदेश के सोलन में भी जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। हम आपको बता दें कि सोलन दिल्ली से महज 300 किलोमीटर दूर है और चंडीगढ़ से सिर्फ 65 किलोमीटर। इस बर्फबारी को देखकर हिमाचल प्रदेश में टूरिस्ट बिजनेस से जुड़े लोगों की बाँछें खिल गई हैं। हिमाचल प्रदेश के चाल में मौसम की पहली बर्फबारी हुई है। सोमवार सुबह जैसे ही लोगों की आंख खुली, चाल का पूरा इलाका बर्फबारी से पड़ चुका था। हमारे बहुत बर्फ पड़ी हुई है, बच्चे जो खेलने का आनंद ले रहे हैं, बहुत ठंड है। हम आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के कुफरी में 30 सेंटीमीटर से ज्यादा बर्फबारी हुई है, तो डलहौजी में 22 सेंटीमीटर बर्फ गिरी है, जबकि कोठी में 18 सेंटीमीटर, खदराला में 14, निचार में 10, शिमला में 9, जुब्बलहट्टी में 4, केलांग में 3 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड की गई है। एक तरफ बर्फबारी और दूसरी बारिश के चलते पारा भी माइनस में चला गया है। हिमाचल प्रदेश के डलहौजी में -3.4 डिग्री सेल्सियस, कुफरी में -2.4 डिग्री सेल्सियस और शिमला में पारा -1.1 डिग्री सेल्सियस चला गया है, जबकि मनाली में पारा -0.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया है। ये कश्मीर में श्रीनगर की तस्वीरें हैं। आसमान से बर्फ गिर रही है। बर्फबारी के बीच ये फल वाला तिरपाल के नीचे फल बेच रहा है। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम गई है। सड़कों पर खड़ी कारें भी बर्फ में दबी हुई दिखाई दे रही हैं। पेड़ों पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई नजर आ रही है। बर्फ से पटे रास्तों पर गाड़ियां चल रही हैं। श्रीनगर की ये अद्भुत तस्वीर है। हम आपको बता दें कि कश्मीर में 40 दिन का चिलाई कलां का दौर चल रहा है। इस दौरान कश्मीर में कड़ाके की ठंड के साथ भयंकर बर्फबारी होती है और सर्दी का आलम ये रहता है कि पानी की लाइनें भी जम जाती हैं। ये चिलाई कलां 21 दिसंबर से शुरू हुआ है और 31 जनवरी तक चलेगा। आप देख सकते हैं हम इस वक्त उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में हैं। यहाँ पर 1 से 2 इंच बर्फ जो है सड़कों पर जमा हुई है और पहाड़ी इलाकों में इससे भी ज्यादा बर्फबारी आज सुबह से ही हो रही है, जबकि कुछ इलाकों में बारिशें हो रही है। मौसम विभाग ने ये अनुमान लगाया था कि 28 और 29 के बीच वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है कश्मीर में दाखिल होगी, जिसके बाद कश्मीर के पहाड़ी इलाकों में ताज़ा बर्फबारी होगी। अब इस बर्फबारी से आने वाले दिनों में ठंड जो है बहुत ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि अगर आने वाले दिनों की बात की जाए तो तापमान जो श्रीनगर का है वो -7 तक लुढ़क सकता है और पहाड़ों पर ये तापमान -10 से -20 के बीच जा सकता है। और ये है जम्मू कश्मीर के पटनी टॉप का नजारा। कश्मीर में पटनी टॉप, बटोटे और कई दूसरे इलाके भीषण बर्फबारी की चपेट में हैं। सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। तमाम इलाके सफेद चादर से ढके हुए हैं। ऐसे में कड़ाके की ठंड के चलते बाजारों में सन्नाटा पसरा है। यहाँ के लोगों को इस बर्फबारी के दौर से मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आज तक ब्यूरो। आपने देखा पहाड़ कैसे बर्फिस्तान बन रहे हैं, तो चलिए अब आगे बढ़ते हुए आपको लेकर चलते हैं रेगिस्तान। वही रेगिस्तान जहां गर्मियों में पारा 50 डिग्री तक पहुंच जाता है, लेकिन मौजूदा वक्त में खुले बर्तन में पानी जम रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ पेड़ पर पत्तों पर जो ओस की बूंदें हैं वो भी बर्फ बनती हुई दिखाई दे रही हैं।
भारत के पहाड़ों का असर राजस्थान में भी दिख रहा है। जी हाँ, ये राजस्थान के माउंट आबू की तस्वीरें हैं। पानी पर बर्फ की परत जम चुकी है। आप देख सकते हैं कि कैसे ये शख्स पानी के ऊपर से बर्फ की परतें हटा रहा है। हम आपको बता दें कि गर्मियों में यहाँ पारा 50 डिग्री तक चला जाता है और अब ये लुढ़क कर -4 डिग्री पर आ गया है। ये देखिए, बर्तनों में रखा हुआ पानी भी जम गया है। लोग बर्फ की परतें हाथों में उठाकर दिखा रहे हैं। खेतों में बर्फ की चादर सी बिछ गई है। माउंट आबू में ओस जमकर बर्फ बन गई है और यहाँ ठंड का आलम यह है कि आग के सामने बैठने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचा है। गर्मियों में देश का सबसे गर्म शहर बनने वाला फतेहपुर शेखावटी आजकल बर्फिस्तान बना हुआ है। फतेहपुर शेखावटी में इस वक्त शिमला जैसा मौसम है। राजस्थान के इस शहर की तस्वीरें हैरान करने वाली हैं। पेड़ों पर टपकती ओस की बूंदें बर्फ बन गई हैं। गमलों में बर्फ जम चुकी है। खेतों में रखा बर्तनों का पानी बर्फ में बदल चुका है। इस शख्स को देखिए, ये बर्फ की परत को उठाकर दिखा रहा है। पूरा फतेहपुर शेखावटी इस वक्त भयंकर शीतलहर की चपेट में है। कपकपी से लोगों की गठरी सी बंधी जा रही है। यहाँ का आप नजारा देखोगे तो जो टेम्परेचर गर्मियों में -50 डिग्री तक पहुंच जाता है, वहाँ पर सर्दियों में आप शिमला का आनंद यहाँ पर ले सकते हैं। अब की बार तो मध्य प्रदेश भी ठंड से जम रहा है। जी हाँ, मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ में सुबह सुबह खेतों में फसलों पर बर्फ ही बर्फ जमी हुई दिखाई दे रही है। ये देखिए, खेतों में खड़ी फसलों पर बर्फ जमी हुई है। मंदसौर में पाला पड़ रहा है। किसानों को डर है कि कहीं उनकी फसलें खराब ना हो जाएं। चना, गेहूं, मेथी, आलू और अफीम की खेती के लिए ये पाला बहुत ही नुकसानदायक है। आज तक ब्यूरो। मौसम राजधानी दिल्ली का भी बिगड़ रहा है। यहां पर एक तरफ कड़ाके की ठंड, वहीं दूसरी तरफ घना कोहरा भी आने वाला है। मौसम वैज्ञानिकों की ओर से बार बार नए साल के मौके पर दिल्ली के लोगों को आगाह किया जा रहा है। यानी एक तरफ कोरोना, दूसरी तरफ मौसम की मार। दिल्ली वालों के लिए ये परेशानी का दोहरा सबब। एक तरफ तो नए साल का स्वागत ठंड से होगा, दूसरी तरफ कोरोना के चलते नए साल की पार्टियों पर दिल्ली से लेकर ओडिशा तक पहरा लगाया गया है। दिल्ली में शांति के साथ सेलिब्रेशन होगा और पुलिस की परमिशन लेनी होगी। नोएडा में कोविड नियमों के तहत न्यू ईयर सेलिब्रेशन होगा। मुंबई में रात 11 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू है, जबकि पूरे महाराष्ट्र में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू है। हिमाचल प्रदेश में 5 जनवरी तक नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। उत्तराखंड में सार्वजनिक स्थानों पर पार्टी बैन है। पंजाब में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू है। कोविड प्रोटोकॉल के तहत जश्न मनाने की इजाजत है। राजस्थान में न्यू ईयर पर पार्टी और पटाखों की इजाजत नहीं है और 1 लाख से ज्यादा आबादी वाले इलाके में कर्फ्यू है। साथ ही 7 बजे बंद होंगे बाजार। गुजरात में सार्वजनिक जगहों पर कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा। ओडिशा में 31 दिसंबर को सेलिब्रेशन पर बैन है। इन पाबंदियों के चलते दिल्ली से लेकर मुंबई तक होटल वाले रो रहे हैं। सारे साल में एक वो ही दिन होता है 31 को या क्रिसमस ईव पे, जो थोड़ी बहुत लोगों की रिकवरी हो जाती है। और जैसे मैंने अभी कहा कि अभी 40-50% ही अभी रिकवरी हुई है और उस रिकवरी में अगर आप ये बंद कर देंगे तो वो डैम्पनर हो जाएगा। दिल्ली एनसीआर में नए साल की पार्टी के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, तो मुंबई में 31 दिसंबर को नाइट कर्फ्यू के साथ धारा 144 भी लगा दी गई है। दिल्ली से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इसी के साथ स्पेशल रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।